हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल क्लिक एंड लर्न। मैं आपका सुशील सर आपको आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डील करने वाला हूं। और इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने कवर कर चुके हैं। 2 वीडियो मतलब हम लोग इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था व्हाट आर द चार्जेस, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट में इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट क्या है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी के बारे में समझे थे। तो इन सारी चीजों को करते हुए हम लोग आज पार्ट 3 में आ चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ, एंड देन हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ से ही निकलेगा टॉपिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। और इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम लोग यहां पर जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और जो भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं सारे चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ये टॉपिक है ओम्स लॉ, सबसे पहले देते हैं कि ओम्स लॉ जो एक्सप्रेस किया गया, जो दिया गया, वो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा 1826 में। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम भी पड़ा है ओम्स लॉ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये बोलता क्या है कि ये जैसे आपके पास कोई भी एक पार्टिकुलर कंडक्टर है, ठीक है, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस जैसी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, अक्रॉस का मतलब होता है इस कंडक्टर के 2 एंड्स हो जाएंगे, एक एंड ए हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा। आप जैसे ही सोर्स अप्लाई करोगे तो इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इंड ए को हायर पोटेंशियल पे रखेगा और बैटरी का निगेटिव पोटेंशियल इंड बी को लोअर पोटेंशियल पे रखेगा। इसका मतलब इस कंडक्टर का इंड ए हायर पोटेंशियल पे चला गया और इंड बी लोअर पोटेंशियल पे। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं करंट का फ्लो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल में होता है। तो स्टेटमेंट यही बोलता है कि जब भी आप कंडक्टर के अक्रॉस इसके दोनों ही एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करोगे तो इस कंडक्टर से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये इस कंडक्टर से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये जो करंट है ये दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये जो करंट फ्लो करेगा, जो आई फ्लो कर रहा है, ये अप्लाई किए हुए कंडक्टर के इंड्स पर अप्लाई किए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन उसके पीछे भी कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन ये है कि आप इस कंडक्टर का फिजिकल स्टेट नहीं चेंज कर सकते हो, आप इसकी लंबाई, चौड़ाई, एरिया, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, तभी ये ओम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो लॉ क्या बोल रहा है कि जैसे आप कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो तो कंडक्टर से करंट फ्लो होता है और इस करंट का जो वैल्यू है वो अप्लाई किए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। दिस इज द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द करंट, इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। जो कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो कंडक्टर के इंड्स के पर अप्लाई किए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, देखो कंडीशन की बात आ गई, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। मतलब यहां 2 चीजें कांस्टेंट रखना है और ये सारा सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना होगा जब भी आपका ओम्स लॉ पूछा जाएगा। ठीक है, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और साथ में आपके कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ना ही उसका लेंथ वेरी करना चाहिए, ना ही उसकी मोटाई वेरी करनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमारा ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ? The current flowing through the conductor is directly proportional to applied potential difference across the conductor, provided that the temperature and other physical conditions of the conductor remains constant.
ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी। अब अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इस सेंटेंस से हमारे पास आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट होता है कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, V और I का रेशियो हमेशा अभी के बाद से इस लॉ के हिसाब से कांस्टेंट है तब तक जब तक टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो V अपॉन I रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? मतलब जिस रेशियो में, जिस रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे उसी रिस्पेक्ट में आपका करंट भी बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमने एक टेबल क्रिएट किया और इसी सर्किट पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसी सर्किट पर काम कर रहे हैं और यहां पर हमारे पास जो करंट का वैल्यू है, लेट इसको I करके रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाकर, दिस इज द वोल्ट मीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर है, इसको लगाकर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तो V मेजर कर रहे हैं। और एमीमीटर से हम कंडक्टर का करंट मेजर कर रहे हैं, तो हम I भी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां वोल्टेज को वैरी कराएंगे। जैसे शुरू में हमने वोल्टेज को रखा लेट 4 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज हमारा वोल्ट में रहेगा, करंट एम्पियर में रहेगा, तो जो करंट का वैल्यू आया वो 2 एम्पियर आया। ठीक है, तो बाबू V अपॉन I रेशियो देखो तो कितना आ रहा है, तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जैसे ही हम वोल्टेज के वैल्यू को 8 करेंगे ये रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अभी भी आप देखो तो 8/4 इज अगेन 2, रेशियो चेंज नहीं होना है। ओम्स लॉ ने बोला है कि रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो V अपॉन I का कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम इसको 16 करते हैं तो ये 8 होगा, अगर हम इसको 32 करते हैं तो ये 16 होगा। देखो आपका कहीं पर भी रेशियो अल्टर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ में V अपॉन I रेशियो अल्टर नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ऐसा टेबल दे देता है और पूछता है कि कौन सा इसमें एरर है, तो देखना जिस भी वैल्यू के कारण रेशियो अलग आ रहा है वहां पर आपका एरर होगा, उसको आप करेक्ट कर लो। ठीक है, रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 2 2 एंड 2, ये चेंज नहीं करना चाहिए। और एक चीज और, यही जो V अपॉन I रेशियो है, ये जो कांस्टेंट है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ से ही हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इनका रेशियो कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या आ गया, V अपॉन I रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, दैट इज इंप्लाइज V इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, V इक्वल टू IR। ठीक है, इसको आप एकदम से याद कर लीजिए। ये 3 चीजों का रिलेशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V, I फॉर करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। अब इन तीनों में से कोई भी 2 दिया रहेगा तो आप तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस है, आपको करंट मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस है, करंट मिल जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कोई भी 2 देगा तो आप तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है वो क्या है, V इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बहुत यूजफुल है। ये कहां एप्लीकेबल होगा, ये वहां एप्लीकेबल होगा जहां पर आपके कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हो और साथ में उसका फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, दैट इज द कांस्टेंट। अब याद रखना ओम्स लॉ में V अपॉन I रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए अभी फिलहाल कांस्टेंट है। कब तक, जब तक कि फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर वेरी ना करे। याद रखिएगा इस बात को, रेजिस्टेंस तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन वेरी ना करे। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो देखो हर एक कंडक्टर का अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि वो खुद से चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा
और यही जो अपोजिशन है, चार्ज के फ्लो या करंट के फ्लो में जो कंडक्टर अपोजिशन दे रहा है, उसी को हम लोग उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस खुद में ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं फ्लो में अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस of a conductor is the property that opposes the flow of electric current through it। ठीक है, करंट के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को जो अपोज करने का प्रॉपर्टी है कंडक्टर के पास, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ये करता कैसे है, रेजिस्टेंस क्यों अपोज कर रहा है, तो वो भी समझ लीजिए। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शांत नहीं बैठे होते हैं कंडक्टर के अंदर। वो कंडक्टर के अंदर, जैसे ये हमारा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रैंडम मोशन में रहता है। ठीक है, रैंडम मोशन में, लेकिन इसका मीन पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये जब आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी अप्लाई किए रहोगे ना, फिर भी ये रैंडम मोशन में रहता है, इधर उधर भागते रहते हैं, टकराते रहते हैं एक दूसरे से। उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर के एटम से ये टकराते रहता है, अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से रैंडम मोशन में रहते हैं, और रैंडम मोशन का मतलब इनका नेट इफेक्ट हमेशा जीरो होता है। मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो, मतलब चार्ज के फ्लो के कारण करंट नहीं रहता है, क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है वो रैंडम है। कोई इधर जा रहा है तो दूसरा उसको इधर जाकर कैंसिल कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जैसे इस इंड को हमने क्या किया, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे रख दिया, और दूसरे वाले इंड को माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल पे रख दिया, तो आप तो जानते हो कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है। अगर नहीं पता है तो पीछे का वीडियो जरूर देख कर आए। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हम लोग कन्वेंशनल करंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो बाबू यहां जो इलेक्ट्रॉन है, यहां जो इलेक्ट्रॉन है, ये अभी भी सीधा नहीं जाता है। देखो, ये रैंडम मोशन करते हुए ही आगे बढ़ रहा है ऐसे करके, तो इसको ड्रिफ्ट होना बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग लोअर टू हायर पोटेंशियल साइड, ये ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन रैंडम मोशन करते हुए, टकराते उकराते हुए ये चल रहा है। और ये किन से टकराते हैं, तो इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे टकरा रहे हैं। ठीक है, तो यही जो टकराने का, इसके मोशन को वो टकराव क्या कर रहा है, मतलब टकराने के कारण इसके मोशन को अपोज किया जा रहा है। ठीक है, तो यही जो कॉलिजन है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, किसी कंडक्टर का कॉलिजन बहुत हाई होता है और किसी कंडक्टर का कॉलिजन थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से डिपेंड होता है कि मेरा ये जो कंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं, चलो रीड करते हैं। ए कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रैंडमली मूविंग इनसाइड, सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट, द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तब ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल साइड में, एंड कोलाइड विथ अदर एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनसे कोलिजन करते रहता है। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्रिएट द ऑब्स्ट्रक्शन, तो यही जो एटम और मॉलिक्यूल्स है जो इसके फ्लो को टकराव से रोक देता है, ठीक है, वहां पर इसका वेलोसिटी टकराने के तुरंत बाद जीरो हो जाता है, फिर से वो फिर भागना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यही जो एटम और मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, और ये इसे ही, इसी ऑपोजिशन को, इसी कोलिजन को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है जिससे वो चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है या करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। रीजन क्या है, तो कंडक्टर के अंदर इनसाइड जो मल्टीपल कॉलिजन्स हो रहे हैं ये उसका रीजन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अब रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसा यूनिट ओम से मेजर करेंगे। ठीक है, सिंबल क्या है, तो ग्रीक लेटर ओमेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे हमें किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लिखना है तो हम R = 20 ओम लिखेंगे।
ऐसे, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ओम। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम, ये किसी पार्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। कुछ बड़े यूनिट्स भी हैं, जैसे 1 किलो ओम, किलो का मतलब 1000, 1 मेगा ओम, मेगा का मतलब 10 का पावर 6 ओम। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बड़े यूनिट्स हैं। 1 किलो ओम तक ही आपको आएगा, मतलब 1000 ओम लिखना है, ठीक है। तो ओम क्या हो गया, आपके रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया। आप अपने रेजिस्टेंस को ओम में ही मेजर करोगे। सिंबल ये ओमेगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वैसे कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, ठीक है। तो बाबू जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो आयरन का होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू। इस साइड में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एल्युमिनियम का उससे कम, कॉपर का उससे कम और सिल्वर का इन सभी से कम। इसलिए हम लोग घर के वायरिंग में, ये सिल्वर तो बहुत महंगा हो जाएगा, इसका तो वायरिंग में यूज कभी करेंगे नहीं, तो हम लोग घर के वायरिंग में जनरली यूज करते हैं कॉपर का। ये वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, वायर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये भी करते हैं और साथ में एल्युमिनियम का भी करते हैं। हम लोग आयरन का यूज नहीं करते हैं और सिल्वर चूंकि बहुत महंगा है तो इसका यूज कौन करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, कॉपर, सिल्वर सबसे कम रेजिस्टेंस, देन कॉपर, देन एल्युमिनियम, देन फेरस। अब ये ऐसा कोई भी हमारे पास कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस एकदम से 0 हो जाए। कंडक्टर कैसा भी हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो जरूर प्रोवाइड करेगा, कम या ज्यादा, ठीक है। चलिए अब आते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके लिए हम लोग ओम्स लॉ को एक बार और देखते हैं। जैसे हमारे पास है बाबू V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ ने यही बोला और तुरंत हमने रेशियो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लिया रेजिस्टेंस को। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका, ओम्स लॉ का। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या है बाबू, फिलहाल तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब V को हम वैरी कर सकते हैं, V को वैरी करने से मेरा करंट भी वैरी कर रहा है, मतलब V को बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा, और अगर हम V को घटाएं तो करंट भी घटेगा। इतना क्लियर हो गया। मतलब यहां पर दो चीजें चेंज करेंगी, आप पोटेंशियल चेंज करोगे, आप चेंज करोगे तो करंट भी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बाबू वेरिएबल कौन हो गया, तो V एंड I आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल्स का मैक्सिमम इक्वेशन में, आप इक्वेशन में जाकर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर ऑब्जर्व करो। V का कितना पावर है, 1, I का 1, तो आप बोलोगे दिस इज द लीनियर रिलेशन बिटवीन, लीनियर, जब पावर 1 हो जाए तो उसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो लीनियर रिलेशन मतलब ये लीनियर इक्वेशन बना के बैठा हुआ है, इसको क्या बोलोगे, ये है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, या रिलेशन में बोलोगे तो लीनियर रिलेशन। तो इट्स ग्राफ इज हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। रट जाइए इस बात को, ठीक है। करंट और वोल्टेज का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास कैसा ग्राफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, ठीक है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो देखते हैं इसको। ये Y एक्सिस हो गया और इसे हम X एक्सिस बना लेते हैं। इस पर हम रखेंगे V और इस पर रखेंगे I फॉर करंट। ये हमारा वोल्ट में मेजर होता है और ये हमारा एम्पियर में मेजर होगा, ठीक है। अब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, जब भी हमारे पास ग्राफ आएगा बाबू, कैसा आएगा,
तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, इसका स्लोप कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन रहेगा ये स्ट्रेट लाइन ही। क्लियर हो गई बात? अब सुनो, यहां पर वोल्टेज 0 तो करंट भी 0, ठीक है। तो वोल्टेज जैसे ही हमने 5 किया, करंट का वैल्यू, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे ही वोल्टेज को 5 किया हमने, हमारे पास जो करंट का वैल्यू है वो लेट कुछ भी ले लेते हैं, यहां पे ये 2 एम्पियर आ गया, 5 पर 2 आया, ठीक है। जैसे ही हमने यहां पर 10 एम्पियर 10 वोल्ट किया, तो हमारे पास यहां करंट का वैल्यू बाबू सेम रेट में बढ़ना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाना चाहिए? देखो, वोल्टेज को डबल किए, करंट भी डबल कर दो, 4 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही हमने यहां पर 15 वोल्ट किया है, ठीक है, वोल्ट, तो हमारे करंट का वैल्यू यहां पर हो जाना चाहिए था, ठीक है, हो ही जाएगा वो, ये 6 एम्पियर, ठीक है। ऐसा करके अज्यूम कर लेते हैं इसको 6 एम्पियर, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, इसके लेंथ को। चलो, ठीक है, ये आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा। चलो, ठीक है। तो बाबू अब क्या होगा, आपसे कभी पूछेगा इस, देखो स्ट्रेट लाइन तो आना ही आना है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इस VI कैरेक्टरिस्टिक से हम क्या निकाल सकते हैं। तो एक चीज याद कर लीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है, चेंज इन x होता है, ठीक है। अब देखो y पर कौन बैठा हुआ है, तो वोल्टेज V बैठा हुआ है, तो चेंज को आप लिखना डेल फॉर चेंज, ठीक है, डेल V लिखिएगा। और x पर कौन बैठा हुआ, करंट, तो x पर हम लोग यहां करंट बोल दिए। तो बाबू देखो, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर, मतलब V ऊपर और नीचे करंट। तो आप जाकर देखो, तो जब आपके पास V अपॉन I आएगा, वेयर इट इज हियर, V अपॉन I आएगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको आप यूज करिए। तो आपने देखा कि ऊपर V आ गया, नीचे आ गया I, मतलब V अपॉन I रेशियो, और ये क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। मतलब अभी के बाद से हम ये याद करके चलेंगे, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ द एबव ग्राफ, जहां पर V y एक्सिस पर है और I x एक्सिस पर है, ये क्या देगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर देगा। ये क्या देगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दे देगा। ये थोड़ा सा बात आप याद रखना। रेजिस्टेंस निकाल भी सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ना है, वो आप फ्री है, किसी 2 पॉइंट्स को आप पकड़ लो। जैसे हमने इसको पकड़ा, जो नॉन होंगे उनको पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करेंगे, ठीक है। वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय करंट में चेंज, V अपॉन I होना चाहिए, ठीक है। तो बाबू B पॉइंट का वोल्टेज है 10, A पॉइंट का वोल्टेज है -5, डिफरेंस निकालो, चेंज निकालो। अब B पॉइंट का करंट है 4 और A पॉइंट का करंट है 2, तो यहां करंट का चेंज निकाल दो। ऊपर में आ जाएगा 5, नीचे में आ जाएगा 2, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5 ओम, आंसर। तो आप अपने ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालकर दे सकते हो, ठीक है। अब यहां एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के, कि क्या होगा अगर I करंट जो है वो y एक्सिस पे चला जाए और वोल्टेज x एक्सिस पर आ जाए, ठीक है। और ये रहा हमारा ग्राफ। अब इसका स्लोप क्या देगा, तो स्लोप अभी भी बाबू आपका रहेगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, अभी भी स्लोप वही रहेगा। किसी भी ग्राफ का स्लोप हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो बाबू y एक्सिस पर कौन चला गया, करंट, और x एक्सिस पर कौन आ गया, तो वोल्टेज आ गया। तो अगर V अपॉन I रेजिस्टेंस है, तो I अपॉन V क्या होगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 1/R आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रट जाना, अगर I y एक्सिस पर है और V x एक्सिस पर है, तो इस केस में स्लोप क्या देगा, तो स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस दे देगा।
ठीक है, याद कर लीजिए इन बातों को, और इतना ही आपको करना भी है, इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो VI ग्राफ हमारा हो गया। मूव करते हैं आगे की तरफ, और यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, और फिर जाकर देखेंगे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अगर हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो उस डाटा कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूनिट देखना चाहिए। तो हाउ मच करेंट विल बी इन इलेक्ट्रिक हीटर, तो ही इज डिमांडिंग फॉर द करेंट and the potential difference V equal to 200 volt. If the resistance of the heater is R का वैल्यू दिया है 1200 ओम। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई, और यहां से हम I निकालेंगे V बाई R। V की जगह V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और R की जगह R का वैल्यू, ये 6 टाइम्स में कैंसल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? इट इज 1/6 एम्पियर इज द आंसर। आप डेसिमल में इसको ले जा सकते हो। क्लियर हो गया? तो देखो ओम्स लॉ में कोई भी दो चीज पता है तो आप तीसरा चीज पता कर सकते हो। चलो ये ट्राई करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो लेट दिस इज आवर इलेक्ट्रिकल हीटर। रेजिस्टेंस को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। हमने इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? तो 60 वोल्ट। ठीक है, करंट कितना फ्लो किया? तो I इज इक्वल टू 6 एम्पियर करंट फ्लो किया है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। तो बाबू रेजिस्टेंस R कैसे निकालोगे? तो R इक्वल टू V अपॉन I। V के जगह हम 60 लिखेंगे, I के जगह 6 लिखेंगे, 10 टाइम्स में कैंसल। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? इट इज 10 यूनिट ओम। मतलब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, ये है 10 ओम। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ये कब तक चेंज नहीं करेगा? जब तक आप इसकी लेंथ को या इसके विड्थ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज ना करो। ठीक है, फिलहाल ये कांस्टेंट हो गया। अब देन बोल रहा है कि अब हमने पोटेंशियल कितना लगा दिया? पोटेंशियल हमने लगा दिया 120 वोल्ट। ठीक है, तो ये V1 I1 कर लेते हैं। ठीक है, और यहां हमारा V2 कितना हो गया? 120 वोल्ट। ऑलरेडी रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, तो जो फर्स्ट केस में था पोटेंशियल को वैरी या करंट को वैरी करने से आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है बाबू, रट जाइए। पोटेंशियल घटाने बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है उसके लेंथ को चेंज करने से या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज करेगा। दिस इज द रेशियो कांस्टेंट। ये तो ओम्स लॉ ने बोला ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो बाबू रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है। ठीक है, वहां से रेजिस्टेंस निकाले, दूसरे केस में हमने वही रेजिस्टेंस यूज किया। अब आप बताओ तो करंट, आस्किंग फॉर द करंट। अब करंट कितना होगा? तो आप ओम्स लॉ में जाओ, लगाओ V इज इक्वल टू आई आर, और करंट देख लो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V कितना हो गया? 120, और रेजिस्टेंस 10 कैंसल, वी हैव द 12 एम्पियर आंसर। 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। शुरू में कितना था? 6 एम्पियर का। आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट कितना हो गया? 12 एम्पियर। क्लियर है? तो ये आपका कंसेप्ट हो गया कि रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक आप लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज ना करो। देन नेक्स्ट इज व्हेन ए 4 ohm resistor is connected across a terminal of 12 volt। तो देखो वापस से हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया बाबू? 4 ओम, और हमने कितना का पोटेंशियल लगाया है? तो V इक्वल टू 12 वोल्ट। फाइंड द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट हम लोग करंट निकाल लेते हैं। ओम्स लॉ से V अपॉन R, B is 12, R is 4, cancel 3 एम्पियर। ठीक है, अब we have the time given per second का मतलब we have the time for 1 second। ठीक है, we have time is equal to 1 second। ठीक है, अब चार्ज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप जानते हो इस बात को, हम लोग जानते हैं इस बात को
कि जो चार्ज होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यही होता है, करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमें तो यहां चार्ज चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, IT लिखेंगे। ठीक है, करंट कितना है बाबू, करंट हमारा 3 है और टाइम कितना 1, इसका मतलब आंसर इज 3 कूलम। ये डन हो गया। ठीक है, बहुत आसान हो गया आपके लिए। कभी चार्ज पूछेगा, हो सकता है कि यहां पूछ देता, फर्दर पूछ देता कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए 1 सेकेंड में, तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस बात को कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से NE। तो बाबू करंट पता है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो क्या N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से नहीं निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज भी निकाल सकते हैं और किसी पार्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये सब सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। एंड अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम लोग देखने वाले हैं जो बार बार बातें करते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब तक जब तक लेंथ वेरी ना करे, जब तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी ना करे। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सुनिए, जो भी आपके कंडक्टर होंगे अभी के बाद से वो सारे के सारे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिलिंड्रिकल शेप के होंगे, बाय डिफॉल्ट सिलिंड्रिकल शेप के होंगे। इस कंडक्टर का अपना एक लेंथ L करके रहेगा। ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये फ्रंट एंड कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, दिस इज सर्कुलर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। ये यहां भी वही रहेगा और यहां पर भी, बीच में भी, ये सब क्रॉस सेक्शन है। इसी क्रॉस सेक्शन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हर एक क्रॉस सेक्शन का अपना एक रेडियस या डायमीटर होगा, रेडियस या डायमीटर जो भी आपको दे दे। क्योंकि ये सर्कल है इसलिए हम लोग A4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाकर क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, या डायमीटर के टर्म में लिखना है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि R इज इक्वल टू डी बाई 2, तो डी बाई 2 का स्क्वायर इज डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब हर एक कंडक्टर सिलिंड्रिकल फॉर्म में लेंगे, इसका अपना एक लेंथ होगा, अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने का मतलब मोटाई बढ़ना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से, और लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड थर्ड, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे पीछे बात किए थे, सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर का होगा, उससे ज्यादा कॉपर का, उससे भी ज्यादा एल्युमिनियम का। तो देखो, मटेरियल चेंज करने से भी रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है।
ठीक है, तो वो मटेरियल, कंडक्टर को आप किस मटेरियल का यूज करके बनाए हो उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, एंड ये ऑप्शनल है लेकिन इसको भी लिख लीजिए, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका टेम्परेचर फॉर चेंज इन टेम्परेचर लिख देते हैं, यहां डेल टी लिख लेते हैं, टी फॉर टेम्परेचर या कैपिटल टी लिख लो। ठीक है, सीधा लिख लेते हैं कैपिटल टी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यह ऑप्शनल है, बाकी आप इन्हीं तीनों का जिक्र करिएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, resistance is inversely proportional to area of cross section of the conductor and resistance depends upon the material of the conductor। ठीक है, चलो इनको कंबाइन करते हैं। तो according to situation we have R is proportional to L, inversely proportional to A। यही हमने बातें की हैं, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर आएगा वापस से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग रो करके लिखेंगे, दिस इज रो। ठीक है, ये आपका रो है। ठीक है, ये ऐसे जो है इसको पढ़ेंगे रो, RHO रो। ये क्या कहलाता है? इट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द मटेरियल लिख लो, ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो है अभी फिलहाल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया वापस से, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड आपके पास एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला आ चुका है आपके रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो जो है इसके बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक है, ये आपके पास किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रहेगा, जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेगा तब तक ये चेंज नहीं करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, उसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि ये रो जो है मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, ये रो मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, ये उनके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। रो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डजंट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये आपके कंडक्टर के शेप और साइज से इसको कोई लेना देना नहीं, इसको सिर्फ मतलब है कि हमारा कंडक्टर कॉपर है क्या, बात खत्म। जब तक कॉपर से वो एल्युमिनियम नहीं होगा तब तक ये चेंज नहीं करेगा। इसको ये मतलब नहीं है कॉपर कितना लंबा है, वो कितना मोटा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलेगा कॉपर है देन आई एम कांस्टेंट। ठीक है, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रो भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो बाबू क्या फॉर्मूला आ गया, R इक्वल टू रो एल बाई ए। सुनो, जैसे आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे हमने मान लो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखा है, रो भी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट मतलब मटेरियल हमने चेंज किया नहीं, और लेंथ को हमने बढ़ाकर कर दिया 2L। ठीक है, देन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बाबू लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ अगर डबल हुआ तो रेजिस्टेंस भी यहां पर डबल हो जाएगा, बढ़ के डबल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ को हाफ करोगे रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेकिन बाकी सब कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सिर्फ लेंथ चेंज कर रहे हैं। मान लो हमने यहां लेंथ को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, लेंथ को कांस्टेंट करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो बाबू आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इसको हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल होगा। इसको अगर हम लोग डबल करेंगे तो ये हाफ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, यही आपका कंसेप्ट है। क्लियर हो गया ये सारी बात? चलो मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी का। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस नहीं समझते हैं, तो पूरा एक डिफरेंस हम लोग क्रिएट करके बैठे हुए हो, वो भी वहां पर हम लोग कवर करेंगे।
पहले तो समझो रजिस्टिविटी है क्या। तो रजिस्टिविटी जो होता है बाबू, ये आपके मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। जब हमारा मटेरियल, इसको डिफरेंस अगर समझना है तो थोड़ा सा समझो। जैसे हमने ये कॉपर का एक पार्टिकुलर वेट लेकर, एक मास लेकर आ गए हम लोग, ये कॉपर है, बहुत इतना बड़ा कॉपर लेकर आ गए, इसका शेप और साइज अभी डिफाइन नहीं किया है। इस कॉपर को मशीन में डाला और हमने एक कंडक्टर बना लिया, ठीक है। तो बाबू अब समझो, अगर इसके थोड़े पार्ट को और लिए, एक लंबा सा हमने कंडक्टर बनाया, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इन तीनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा डिफरेंस क्या है। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है व्हाट इज द शेप एंड साइज, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई फर्क नहीं। कितना बड़ा भी, इतना बड़ा कॉपर लेकर आए थे हम, ठीक है, इसी तरीके से बिना शेप और साइज का, ठीक है, पत्थर टाइप का ऐसे लेकर आए, उसका भी रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर में चेंज किया, उसका भी रेजिस्टिविटी, दूसरा कंडक्टर बनाए, उसका भी रेजिस्टिविटी, तीनों सेम। मतलब ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस देखो, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि सबके शेप और साइज अलग है, ठीक है। तो बाबू रेजिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। जब आप मटेरियल से कंडक्टर बना लेते हो तो वहां रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है, और रेजिस्टिविटी किसका है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस है। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल that tells us how strongly it resists the flow of the electric current। ये भी वही काम कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो कि ये बता रहा है कि हम कैसे अपोज करेंगे चार्ज के फ्लो को, करंट के फ्लो को, ठीक है। और कंडक्टर भी अपोज कर रहा है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, लेकिन वो तब अपोज कर रहा है जब वो किसी पार्टिकुलर शेप में चला गया है, ठीक है। अब रो से डिनोट करते हैं, यूनिट इज ओम मीटर। कैसे आया तो वो भी देख लीजिए। हमारे पास R इक्वल टू रो L बाई ए है, तो आप रो क्या निकालोगे, यहां रो इक्वल टू एरिया ऊपर चला जाएगा और लेंथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट बैठाओ, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ये कट गया, क्या मिला, ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट है, ओम मीटर आपके रेजिस्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बोलेगा कि लेंथ वैरी किया, ये वैरी किया, वो वैरी किया, रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फास्टली मूव करते हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट लगाकर, सॉरी रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगाकर रेजिस्टिविटी में टिक मार देते हैं। लेकिन याद रखो, शेप और साइज पर डिपेंड किया ही नहीं है। तो लेंथ वेंथ वैरी कराकर रेजिस्टिविटी पूछे तो बोलना सेम, क्योंकि वो मटेरियल थोड़े चेंज करता है। हम किसी कंडक्टर को पकड़ के खींच के लंबा कर दिए, थोड़े है कि ये कॉपर से सिल्वर हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा, ठीक है। तो फिर सिल्वर हुआ नहीं, कॉपर का कॉपर ही रह गया, तो रेजिस्टिविटी काहे का चेंज, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, साइज और शेप पर डिपेंड नहीं कर देगा, नहीं करेगा। जिसका लो रेजिस्टिविटी रहेगा वो गुड कंडक्टर है, जिसका हाई रेजिस्टिविटी रहेगा वो पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी ही एक्चुअली डिटरमाइन कर रहा है कि कैसे हम लोग अपोजिशन चार्ज के फ्लो को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला जुलाकर यहां पर एक बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट आया कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ। हम लोग तो देखे हैं ना, रेजिस्टेंस आया क्यों, रेजिस्टिविटी का ही कारण आया है, लेकिन उसमें थोड़ा ऐड हो गया लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड कर गया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये क्या बोला कि लेंथ हो जाए 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तब जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा, चलो देखते हैं। तो हमने लेंथ के जगह 1 डाला, इसके जगह 1 डाला, तो आपको R इक्वल टू कितना मिला, रो। मतलब रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है न्यूमेरिकली, कब, जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इसी का यूज करके हम लोग किसी भी मटेरियल के रेजिस्टिविटी को निकाल लेते हैं।
कैसे? एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए। जैसे मान लो कि ये कोई अननोन कंडक्टर है, ठीक है, चलो अननोन कंडक्टर है, ये अननोन, और मुझे इसका रजिस्टिविटी निकालना है, हमको पता नहीं है रजिस्टिविटी। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के साइज को, लेंथ को 1 मीटर रखा, ठीक है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब जो बैटरी है, ठीक है, हम लोग एक एमीमीटर भी लगाएंगे यहां ताकि करंट के वैल्यू को मेजर किया जा सके। हमने एक एमीमीटर लगाया, ठीक है, और यहां पर बैटरी हमने लगा दिया मान लो V करके, और यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करेगा बाबू, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे देगा। अब इसने मेजर किया V, इसने मेजर किया I, तो हम तुरंत बोलेंगे अच्छा रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। और चूंकि लेंथ 1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो पीछे देख चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टिविटी है, मतलब यहीं से हमें रेजिस्टिविटी मिल जाएगा। जो रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किए हैं वही क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस कंडक्टर का, जैसे मान लो ये कॉपर ही था, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी एक सिंपल फार्मूला वोल्ट मीटर और एमीमीटर के हेल्प से हमने निकाल लिया, ओम्स लॉ लगा के। रेजिस्टेंस जो आया वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि हमने लेंथ को 1 मीटर रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर रखा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, हालांकि कर चुके हैं। देखो रेजिस्टेंस को क्या बोला गया, प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है। जैसे वायर हो गया, ठीक है, उसका लेंथ होता है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, तो वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन काउंट करके जो अपोजिशन हम लोग देखते हैं वही रेजिस्टेंस है। लेकिन ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ये शेप और साइज पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका फॉर्मूला हो गया रो इज इक्वल टू R ए बाई एल, ठीक है। ये ओम यूनिट रखेगा, ये ओम मीटर यूनिट रखेगा। डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर। हाँ थोड़ा सा और देख लो, हालांकि डायरेक्टली नहीं आपके सिलेबस में। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब सिल्वर का रेजिस्टिविटी कॉपर के रेजिस्टिविटी से कम होता है या कॉपर का ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का इससे भी ज्यादा होता है, और फेरस आयरन का सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को भी देखिएगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर बोथ डबल्ड हाउ विल द रेजिस्टिविटी चेंजेस। देखो पहला ही ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसको रेजिस्टेंस पढ़ के गलत मत कर देना। आप क्या पढ़ोगे, रेजिस्टिविटी क्या बोलोगे, डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो डिपेंड करता ही नहीं है, सो बढ़ाने घटाने से क्या होगा, ठीक है, इट विल रिमेन द सेम, सो ऑप्शन नंबर सी सेम रहेगा, ठीक। चलो बात करते हैं दूसरा। अब आ गया व्हाट हैपन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी नहीं है, सो एग्जामिनेशन में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है या रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है। लेंथ इज डबल्ड, आर को 12 कर दिया, कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, मतलब ए को अनचेंज रखा। तो आपको क्या पढ़ाए हुए हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। चलो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 ओम। मान लेते हैं रेजिस्टिविटी रो, ओरिजिनल लेंथ एल और एरिया क्रॉस सेक्शन ए, शुरू के जो भी है। अब इसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। बाबू अब समझना इस बात को। जैसे मान लो कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था, जो वायर था, ओरिजिनल वायर बोल लेते हैं इसको, ज्यादा अच्छा है, वो ये है। इसका लंबाई एल ले लिए, एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लिए। अब बोला क्या, इसको खींचा है, स्ट्रेच किया है, ठीक है। तो जो न्यू वायर का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो इसको जब किसी चीज को खींचोगे तो वो पतला होगा, ठीक है। तो बाबू ये पतला हो गया, ठीक है, ऐसे,
आप आपका जनरल कंसेप्ट लगाइए, किसी चीज को पकड़ के खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है। तो बाबू देखो ये पतला हो गया, लंबाई बोला क्वेश्चन ने 2L हो गया, ठीक है। लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो समझो आपका मटेरियल खींचने उछने से तो लॉस थोड़ी, मटेरियल का लॉस थोड़ी हो रहा है, जितना यहां वॉल्यूम है वहां भी उतना ही वॉल्यूम होता है। तो यहां पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू एल, वहां पर भी वही रहेगा, भी का भी रहेगा। तो कितना हो जाएगा बाबू? भी एरिया मान ली, एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश मान लो, तो ए डैश इंटू 2L। क्लियर है? दोनों जगह वॉल्यूम बराबर, तो क्या इस भी के जगह AL चिपका दे? तो चलो चिपका देते हैं। दिस इज AL, L से L कट गया, आपका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना मिला? A/2। रट जाना इस बात को कि अगर लेंथ डबल करोगे एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, लेंथ को 3 टाइम्स करेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा, लेंथ को अगर हम कंप्रेस कर दे, लेंथ हाफ कर दे, तो एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, उसी रिस्पेक्ट में है। दूसरे को बढ़ाओगे पहला घट जाएगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हमें ज्यादा दिमाग में ये सब काम नहीं करना है, सीधा अभी के बाद से हम यूज करेंगे। अगर लेंथ डबल हुआ है तो एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया है, ठीक है। अब मटेरियल थोड़े स्ट्रेच करने से चेंज होता है, तो इसका रेजिस्टिविटी रो, तो इसका भी रो, ठीक है। ये तो चेंज करेगा नहीं बाबू, ठीक है। खींचने से कॉपर सोना थोड़ी हो जाता है, तो कैसे चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा रो लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा यहां लेंथ आएगा 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2। नीचे का 2 ऊपर जाएगा तो वो 4 हो जाएगा, और ये आ गया रो L/A, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 1 में रो L/A का वैल्यू 10 आया है, तो यहां 10 डाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 एंड दैट इज 40 ओम। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा इसको। नेक्स्ट एसर्शन रीजन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए तब टिक करिएगा जब एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी तब टिक करेंगे जब दोनों सही लेकिन रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। एसर्शन ट्रू, रीजन गलत तो सी टिक मारेंगे, एसर्शन गलत, रीजन सही तो डी टिक मारेंगे। मतलब दोनों गलत होने का चांस नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। द करेंट थ्रू ए रजिस्टर is directly proportional to the potential difference across the ends, across it. This is the Ohm's law. This is the Ohm's law and very correct. यही तो स्टेटमेंट था। दूसरा, according to Ohm's law, V equal to IR, so I equal to V by R. ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो ये है, I इज इक्वल टू V बाई आर या V इक्वल टू आई आर, ठीक है। मतलब सेम चीज आप मैथमेटिक्स में लिख रहे हो, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मतलब दोनों एक ही चीज हो गए, तो एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा, दोनों सही है, ठीक है। ओम्स लॉ ने ये स्टेटमेंट दिया और इसी स्टेटमेंट से ये रिलेशन आया, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, ठीक है। तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी सेंटेंस का मैथमेटिकल मॉडलिंग है ये, ठीक। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं। ए लॉन्ग वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस देन द शॉर्टर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड थिकनेस। जाहिर बात है, लेंथ बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दोनों सही है, ये दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां टिक मारेंगे, ठीक है। सी, ये थर्ड वन, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर, बिल्कुल सही है। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब थिकनेस ही होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय रो इक्वल टू आर एल बाई ए। एक्चुअली
R इक्वल टू रो एल बाई ए आया, और यहां से जब रो निकालोगे तो R ए बाई एल होता है, ना कि R एल बाई एल। तो ये गलत हो गया, वो सही है। मतलब आपका यहां रीजन गलत है, एसर्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक मारेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट इज एसर्शन। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू 3 times its length, its resistivity becomes 9। ठीक है, चलो देख लेंगे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये तो सही है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, तो ये तो सही है। लेकिन इसका क्या करें, ये बोल रहा है लेंथ हो गया 3 times। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1/3 a/3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल टू रो एल, एल के जगह 3L और A के जगह A/3 है। 3 जम करके ऊपर जाएगा, ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9 हो जाएगा, तो 9 रो एल बाई ए। सही में 9 गुना हो गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो नीचे का सही है, ऊपर का भी सही है, लेकिन यहां पर लेंथ के बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घट रहा है। ठीक है, लेंथ के बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घट रहा है। तो इस चीज पर अगर देखोगे, इस चीज पर देखोगे कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ अगर 3 times इंक्रीज किया है, लेंथ अगर 3 times इंक्रीज किया है, तो ये सेंटेंस बोलेगा कि एरिया क्रॉस सेक्शन, सॉरी, लेंथ अगर 3 times इंक्रीज किया है तो आपका रेजिस्टेंस भी 3 times ही इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन इंक्रीज कितना टाइम्स किया है, 9। तो यहां पर अगर ये भी रहता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब हम इसको उसका रीजन भी, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन फिलहाल दोनों अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल having length L and area cross section A has a resistance of 4 ohm। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वायर है, चलो इसको लिख लेते हैं। ओरिजिनल वायर जो हमारे पास है, यहां पर हमारे दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। ठीक है, तो हमने तुरंत बोला R इक्वल टू रो एल बाई ए, और ये वैल्यू हो गया कितना है, 4 ओम। ये फर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मतलब दूसरे वायर का सेम मटेरियल, ये कॉपर है तो ये भी कॉपर, मतलब रो चेंज नहीं करेगा बाबू। ठीक है, हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 2A। तो चलो सेकंड वायर, ठीक है, इसको फर्स्ट वायर कर लीजिए। अब हमको लगा वहां चेंज करेगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वायर एंड दिस इज आवर सेकंड वायर। ये हमारा सेकेंड वायर हो गया। सेकेंड वायर का क्या है, तो हमारा वहां पर लेंथ है, इट इज L/2। ठीक है, इट इज L/2 और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया जो है इट इज 2A। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इट इज रो, मटेरियल चेंज नहीं कर रहा है इसलिए रो वहां और यहां सेम, लेंथ इज एंड एरिया इज रो L/A, लेंथ ऊपर एरिया क्रॉस सेक्शन नीचे, ये 2 नीचे आ जाएगा, नीचे आके 1/4 कर लेगा, रो L/A आ गया। रो L/A का A का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के डाल दो, इट इज 4, 4 से 4 कट गया और नया रेजिस्टेंस 1 ओम का आया। ठीक है, चलिए अब देखो यहां क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, द वायर इज स्ट्रेच दैट इज लेंथ बिकम 4A। ठीक है, अब ये ओरिजिनल वायर है, ओरिजिनल वायर। ठीक है, अब क्या किया, फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर। ठीक है, तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया बाबू। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर कि सिंस लेंथ चेंजेस टू 4M but resistivity doesn't depend, ठीक है, resistivity doesn't depend upon change in length and area of cross section, therefore it remains same, वो सेम ही रह जाएगा, वहां पर कोई चेंजेस आएगा नहीं।
क्लियर है? तो याद रखिएगा, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट फ्लो में वहां गलती कर दे। बाबू रजिस्टिविटी डिमांड किया है, कोई चेंज ही नहीं आएगा, लेंथ वेंथ के चेंज करने से ये चेंज नहीं करता है। अब देखो यहां पर भी वही बात आ गई, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो क्या हो रहा है बाबू, ठीक है, सपोज करिए आपके पास ओरिजिनल कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड द लेंथ इज एल, ऐसा करके है। इसका रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो लिखोगे रो एल बाई ए, और ये कितना है 6 ohm। इसको इक्वेशन 1 पढ़ लो। अब कंडीशन क्या है कि इसको फोल्ड कर दिया गया, ठीक है, फोल्ड कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, ठीक है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, फोल्ड करने से डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और लेंथ क्या हो जाएगा बाबू, फोल्ड करने से लेंथ हाफ हो जाएगा, ठीक है। अपॉन फोल्डिंग फोल्ड करने से एरिया क्रॉस सेक्शन बिकम्स 2a एंड द लेंथ बिकम्स l by 2। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, r डैश इक्वल टू रो, मटेरियल चेंज थोड़ी करेगा फोल्ड वोल्ड करने से, और एरिया क्रॉस सेक्शन रो l by a आएगा, तो l को ऊपर लिखिएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन को नीचे लिखिएगा, ठीक है, ये 2 नीचे आएगा, 1/4 हो गया, रो l by a आ गया, ठीक है, रो l by a इक्वेशन 1 से उठाएंगे और 6 डाल देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, दैट इज 1.5 ohm इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 cylindrical wires of the same material have their lengths are in the ratio 4:9। तो हमारे पास बाबू 2 cylindrical wires हैं, एक हो गया ये और दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा थोड़ा लंबा बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसका लेंथ, चूंकि लेंथ का रेशियो दिया है तो रेशियो कांस्टेंट x मान लेते हैं, तो ये लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 4x हो गया, इसको L1 ले लो, और इसका लेंथ L2 ले लेते हैं, इट इज 9x हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस बनाना है ना, सिंस द रेशियो ऑफ द लेंथ इज 4:9, so let the length of the first wire is 4x and the second wire is 9x, and what should be the ratio of their radii, ठीक है, रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है, R1 ले लेते हैं और इसका R2 ले लेते हैं, so that their resistance are in the ratio 4:1। इसका रेजिस्टेंस लेते हैं बाबू R1 और इसका भी R2, मटेरियल चेंज नहीं है तो रो एंड द रो, सारा कुछ हो गया, सारा चीज सेंटेंस में एज्यूम कर लेंगे हम। अब यहां R1 बनाते हैं, इट इज रो L1 by A1, ठीक है, यहां बनाते हैं R2 इज इक्वल टू, अगेन रो मटेरियल दोनों जगह रो लिखेंगे हम, इट इज L2 by A2, ठीक है। आपके रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है तो हम लिखेंगे R1 by R2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू रो L1 की जगह हम लिख लेते हैं 4x और A1 को हम A1 ही लिखते हैं। यहां आते हैं R2 की जगह रो L2 की जगह हम लिख लेते हैं 9x और A2 को A2 ही लिखते हैं, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 4/1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक से x कट गया, एक से x काट दो, एक से x काट दो, रो से रो भी काट दो, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन कैसा करके आया, चलो देखते हैं। ये आ जाएगा A2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 4A2 डिवाइडेड बाय, ये A1 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9A1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4/1, तो 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब इसको हम A1 by A2 लिख लेते हैं, A1 by A2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 9 किधर आएगा, इस साइड दे दो तो ये आ जाएगा 1/9, ठीक है, रिलेट तो करना आएगा, ये 9 को अभी ही उधर भेज दो, नीचे का ऊपर चला जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 का भी रेसिप्रोकल होगा, 1/9 आ गया। यहां पर हम लिखेंगे एरिया, सर्कुलर एरिया है इसलिए पाई R1 स्क्वायर, यहां पर भी लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर, दिस इज 1/9, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और लिख सकते हैं R1, ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं या नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, यह आ जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, होल स्क्वायर ले लीजिए क्योंकि रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख लेते हैं 1/3 का होल स्क्वायर,
स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, और आपके पास R1/R2 कितना आ गया 1/3, दैट इज R1:R2 इज इक्वल टू 1:3। तो ये आपका यहां पर आपके कंडक्टर, आपके वायर के रेडियस के रेशियो हो गए 1:3। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यही रुकेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो आप अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं उनको उठाइए और बना लीजिए, और अगर आपको कहीं दिक्कत आता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।